हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक है सेकेंड ईयर की, लेजिस्लेटिव सपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकेंड यूनिट। तो इसकी जो सेकंड यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये से प्रीवियस जो वीडियो है वो मेरी इसी टॉपिक पर है। तो स्टूडेंट्स, तो आपकी यूनिट 2 है, उसमें है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन द मेकिंग ऑफ लॉ। ये दो क्वेश्चन आपको 2022 में आए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने भारत में विलों की किस्में और भारतीय संसद में एक साधारण बिल कानून किस प्रकार बनता है, 3 पठन होते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। और आज की हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवहार और कार्यविधि, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। इन सदनों की रचना, अधिवेशन, गणपूर्ति और आदि संबंधित कुछ नियम संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अंकित किए गए हैं। परंतु जहां तक संसद की इन दोनों सदनों की समूची कार्यप्रणाली का संबंध है, इस संबंधी सभी नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवहार और कार्यविधि की संसद में जो है वो कैसे कार्य किया जाता है, कि संसदीय व्यवहार और कार्यविधि के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। या हम बोल सकते हैं कि दोनों सदनों की जो विधि नियम लगभग एक जैसे ही हैं और इन नियमों अनुसार ही संसद का व्यवहार और कार्यविधि की जाती है कि संसद कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसद की बैठक। तो लोकसभा की विधि नियम अनुसार जो है वो संसद की उस बैठक को कानूनी समझा जाता है जिसकी अध्यक्षता सदन के स्पीकर अथवा संविधान अधीन अधिकारित किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाती है। लोकसभा की बैठक साधारण तौर पर 11 बजे आरंभ होती है और शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लोकसभा की विधि नियम अनुसार लोकसभा के विधि नियम ये है कि संसद की उसी बैठक को जो है वो कानूनी समझा जाता है जिसकी अध्यक्षता या तो स्पीकर करता है या संविधान अधीन अधिकारित कोई दूसरा व्यक्ति करता है। राज्यसभा की उस बैठक को कानूनी अथवा नियमित माना जाता है जिसकी अध्यक्षता सभापति या उपसभापति या संविधान अधीन अधिकारित किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, संसद की बैठक होगी और लोकसभा में बोला गया है कि उस व्यक्ति, अगर कोई जिसकी अध्यक्षता संसद या सदन का स्पीकर करता है या संविधान के अधीन कोई दूसरा व्यक्ति, उसको ही कानून माना जाएगा। और राज्यसभा की उस बैठक को कानूनी समझा जाता है अथवा नियमित माना जाता है जिसकी अध्यक्षता सभापति या उपसभापति या संविधान अधीन अधिकारी कोई दूसरा व्यक्ति करता है। फिर संसद को राष्ट्रपति का भाषण। तो संसद में जो है वो राष्ट्रपति भाषण देता है। अब राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 87 के अधीन यह व्यवस्था की है कि लोकसभा की प्रत्येक साधारण चुनाव पश्चात होने वाली पहले अधिवेशन और प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन के समय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाषण देता है। इस भाषण में वो क्या करता है, उस भाषण में वो सरकार की नीतियों और प्राप्तियों का वर्णन होता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, संसद के कार्यों को क्रमबद्ध करना। तो संसद के दोनों सदनों में एक उच्च अधिकारी है जिसको जनरल सचिव कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों में समूचे कार्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग में सरकारी कार्य और दूसरे वर्ग में प्राइवेट सदस्यों का कार्य आता है। सरकारी कार्य से अभिप्राय यह है कि वह प्रस्ताव जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, जो बिल या प्रस्ताव दूसरे सदनों द्वारा पेश किए जाएं, उनको प्राइवेट सदनों का कार्य कहा जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, वाद विवाद होता है। तो जो प्रश्न है वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले ताराचिन्ह प्रश्न, फिर ताराचिन्ह रहित प्रश्न, फिर पूरक प्रश्न और छोटे सूचना वाले प्रश्न। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न कैसे होते हैं और क्या होता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में विधानमंडल के सदस्यों को मंत्रियों
अधीन उनके विभागों संबंधी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। लोकसभा के विधि नियम 33 अनुसार सदन की प्रत्येक बैठक का प्रथम घंटा प्रश्न पूछने और उनका उत्तर देने के लिए निश्चित किया जाता है। तो जो भी लोकसभा में विधि नियम 33 के अनुसार सदन का पहला जो आवर होगा उसमें जो है वो प्रश्न पूछने और उनका उत्तर देने के लिए वो निश्चित किया जाता है। और इसी तरह से राज्यसभा के विधि नियम 38 के अधीन निश्चित की गई है, जो कोई भी सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रश्न संबंधी कम से कम 10 दिन पूर्व जो है वो सूचना दे। यह शर्त भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों पर लागू होती है। फिर हम पढ़ेंगे मीन्स कि प्रश्न जो है वो जो मैंने आपको बताया कि पहला आवर जो है वो लोकसभा का जो है वो प्रश्न या उत्तर देने में बीतता है। और वैसे ही जो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के विधि नियम 38 के अधीन जो है वो निश्चित किया गया है कि जो कोई भी सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है उसके लिए आवश्यक है वो कम से कम 10 दिन पूर्व जो है वो सूचना दे। अब हम प्रश्नों की किस्में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं ताराचिन्ह प्रश्न। तो जो ताराचिन्ह प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों पर ताराचिन्ह लगा होता है उनको ताराचिन्ह प्रश्न कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों को जुबानी देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री लिखित रूप में नहीं दे सकते। मीन्स कि जो ताराचिन्ह प्रश्न होते हैं उनका उत्तर जो है वो जो उत्तर देना है मंत्री को वो मुख्य जुबानी होना चाहिए। फिर आते हैं ताराचिन्ह रहित प्रश्न। जिन प्रश्नों पर ताराचिन्ह नहीं लगाया जाता है इन प्रश्नों को ताराचिन्ह रहित प्रश्न कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में भी दिया जाता है। फिर आता है पूरक प्रश्न। जब मंत्री किसी सदस्य के प्रश्न का उत्तर देता है तो उस समय पूरक प्रश्न पूछने की संभावना हो जाती है। मीन्स ऐसी संभावना तभी उत्पन्न होती है यदि सदस्य मंत्री द्वारा दिए उत्तर से संतुष्ट नहीं हो और वह प्रश्न संबंधी मंत्री से और सूचना प्राप्त करना चाहता है। मीन्स कि वो बार बार उससे रिपीटली क्वेश्चन पूछ रहा है और पूरक प्रश्न फिर से पूछ रहा है, प्रश्न घुमा फिरा के कि इसका क्या उत्तर होगा। और उसको अगर वो चाहता है दूसरा मंत्री की जो मंत्री उत्तर दे रहा है वो थोड़ा संक्षेप में सूचना प्रदान करे तो पूरक प्रश्न पूछा जाता है। फिर आता है छोटे सूचना वाले प्रश्न। विधानमंडल में विधि नियमानुसार जो है वो प्रश्न पूछने के लिए कुछ दिन पहले प्रश्न संबंधी सूचना देनी जरूरी होती है। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा के विधि नियमानुसार ऐसी सूचना कम से कम जो है वो 10 दिन पहले देनी आवश्यक है। संभव है कि कोई प्रश्न ऐसे सार्वजनिक मामलों के साथ संबंधित हो जिसका उत्तर शीघ्र प्राप्त करना सार्वजनिक हितों में हो। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 10 दिन की अपेक्षा कम दिन पहले पूर्व सूचना देकर प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई प्रश्न पूछना है राज्यसभा में या लोकसभा में तो 10 दिन पहले राज्यसभा में ही तो 10 दिन पहले जो है वो उसकी सूचना जो है वो देनी पड़ती है दूसरे मंत्री को। और यह शर्त जो है वो संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में लागू होती है कि 10 दिन पहले जो है वो सूचना दी जाए। फिर 5वां पॉइंट आता है आधे घंटे का वाद विवाद। तो यदि संसद के किसी सदस्य ने किसी मंत्री तरफ से कोई प्रश्न पूछा है और मंत्री द्वारा दिए उत्तर का कोई भी सदस्य और अधिक व्याख्या चाहता है तो वह अपने सदन के जनरल सचिव का वो पूर्व सूचना देकर उस प्रश्न के उत्तर संबंधी बहस कराने की मांग कर सकता है। ऐसी पूर्व सूचना सदस्यों द्वारा उस तिथि से 3 दिन पहले देनी जरूरी होती है। फिर आता है स्थगित प्रस्ताव। संसद की कार्यविधि निश्चित कार्यसूची चलाई जाती है, परंतु यदि किसी सदन का कोई सदस्य यह अनुभव करे कि सार्वजनिक महत्ता वाले दूसरे मामलों में के बारे में प्रथम वाद विवाद करना आवश्यक है तो वह एक प्रस्ताव पेश करके यह मांग कर सकता है कि सदन में चल रही कार्यविधि को स्थगित कर पहले उस मामले पर वाद विवाद किया जाए। फिर आपका 7वां पॉइंट आता है प्रस्ताव। प्रस्ताव का अर्थ विधानमंडल के ऐसे दस्तावेजों से है जिस द्वारा सदन को किसी
विषय संबंधी अपना मत घोषित किया जाए। उदाहरण के मैं आपको एक दूंगी कि 18 मार्च 1981 को लोकसभा में एक प्रस्ताव पास करके यह मत प्रकट किया था कि अनुसूचित जातियों का विकास के लिए जात पर आधारित स्थान रखने की प्रथा को जारी रखना आवश्यक है। तो प्रस्ताव भी जो है वो दिया जाता है। फिर आता है समावेदन या गति। तो समावेदन के अर्थ की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध संविधान विद्वान एरिक्सन ने कहा है कि विशाल रूप से समावेश शब्द का अर्थ है उस प्रत्येक सुझाव अथवा प्रस्ताव से है जो सदन का निर्णय लेने के लिए सदन में पेश किया जाता है। फिर समावेश जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम समय का वाद विवाद। फिर लोकसभा और राज्यसभा ने विधि नियमों में किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों संबंधी कम समय के वाद विवाद की व्याख्या भी की गई है। यदि सदस्य किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वता वाले मामले संबंधी वाद विवाद करने की दिलचस्पी है तो इस मान्यता के लिए अपने सदन के जनरल सचिव को लिखित पूर्व सूचना नोटिस दे सकता है। मीन्स कि अगर वो कम समय में किसी विषय पर वाद विवाद करवाना चाहता है तो वो अपने जनरल सचिव को जो है वो लिखित रूप में एक नोटिस देगा, जिसके बाद जो है वो वाद विवाद करवा सकता है। फिर आपका आता है 10 पॉइंट ध्यान आमंत्रण प्रस्ताव। अगर कोई मंत्री चाहता है कि किसी विशेष विषय पर अगर वो ध्यान दिलवाना चाहता है तो वो ध्यान आमंत्रण प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा के जनरल सचिव को जो है वो प्रदान कर सकता है कि लोकसभा के विधि नियम 197 और राज्यसभा के विधि नियम 180 अधीन संसद के सदस्यों द्वारा किसी तत्कालीन सार्वजनिक महत्वता वाले विषय प्रति मंत्री का ध्यान दिलवाने की व्याख्या की गई है। दोनों सदनों की कार्यविधि निश्चित कार्यसूची अनुसार चलाई जाती है, परंतु अगर देश में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस पर जो है वो ध्यान देना आवश्यक है तो वो ध्यान आमंत्रण प्रस्ताव जो है मैंने आपको बताया वैसे वो जो है वो दे सकता है। फिर आता है 11 पॉइंट मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। अब आप अविश्वास का प्रस्ताव तो आपको पता ही होगा, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मंत्रिमंडल केवल लोकसभा को उत्तरदायी है, इसलिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने की व्याख्या केवल लोकसभा के विधि नियमों में ही है और राज्यसभा के विधि नियमों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मीन्स कि सिर्फ लोकसभा में जो है वो इसकी जो है वो व्याख्या की गई है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव मुख्य जो है वो पेश नहीं किया जाता है। फिर इसमें जो है वो जनरल सचिव को एक लिखित नोटिस दे सकता है जो भी मंत्री जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो देना चाहता है, जिसमें वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की आगे की मांग कर सकता है। ऐसा नोटिस सदन की बैठक आरंभ होने के पहले दिया जाना आवश्यक है। यदि स्पीकर उस प्रस्ताव को नियमानुसार ठीक समझेगा तो उस प्रस्ताव को सदन के सामने पढ़कर सुनाएगा। उसके पश्चात वह सदन को निवेदन करेगा कि जो सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यदि प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य आ जाते हैं तो जो है उस प्रस्ताव को अगली कार्यवाही के लिए दाखिल कर लिया जाता है। 12वां पॉइंट आपका आता है 12th पॉइंट एक ही अधिवेशन में द्वितीय बिल पेश करना वर्जित। मीन्स कि एक ही अधिवेशन में द्वितीय बिल भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा के विधि नियम 338 और राज्यसभा के विधि नियम 228 के अनुसार जिस बिल संबंधी सदन अपना मत एक बार व्यक्त कर देता है उस बिल को संसद के उस अधिवेशन में दोबारा पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल संसद के अगले अधिवेशन में ही पेश हो सकता है, परंतु पहले ऐसा था। मीन्स कि अगर बिल संबंधी सदन अपना मत एक बार दे देता है तो उस बिल को अधिवेशन में दोबारा पेश नहीं किया जा सकता, परंतु अप्रैल 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के सामने बहुत अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। 64 संवैधानिक संशोधन राज्यसभा ने 28 मार्च 1990 को पास कर दी, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो गिनती उपस्थित न होने के कारण यह संवैधानिक संशोधन 30 मार्च 1990 को लोकसभा में पेश न हो सका। समझ गए होगा। मीन्स कि एक ही अधिवेशन में द्वितीय बिल जो है वो पेश करना वर्जित है। फिर आता है व्यवस्था संबंधी प्रश्न। अगर जो है
लोकसभा के विधि नियम 370 अधीन व्यवस्था संबंधी प्रश्न की व्याख्या की गई है। इस नियमानुसार व्यवस्था संबंधी प्रश्न इन विधि नियमों की व्याख्या संबंधी उठाए जा सकते हैं। विधि नियम सदन की कार्यवाही को नियमित करने के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई सदस्य यह अनुभव करता है कि इस विधि नियम को ठीक व्याख्या नहीं की गई है अथवा उस नियम को ठीक रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, तो वह सदस्य इस विधि नियम संबंधी व्यवस्था का प्रश्न पेश कर सकता है। मीन्स कि अगर उसको लगता है कि जो पास किया जा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो उस बिल के व्यवस्था संबंधी जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। फिर आता है 14वां पॉइंट, राष्ट्रपति और सदन के मध्य संचार। 14 पॉइंट है आपका। लोक सभा की विधि नियम 245 अनुसार राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं सदन को स्पीकर द्वारा प्राप्त होंगी। यह सूचना संदेश के रूप में राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षरों अधीन लिखित रूप में स्पीकर को भेजी जाती है। यदि सदन की बैठक वाले स्थान से राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसके संदेश एक मंत्री के द्वारा स्पीकर तक पहुंचाए जाएंगे। मीन्स की राष्ट्रपति और सदन के मध्य जो है वो अगर संचार का एक जो साधन होता है वो होता है सूचना संदेश के रूप में जो है वो स्पीकर द्वारा जो है पहुंचाई जाती है लिखित रूप में। अगर सदन की बैठक वाले स्थान में राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी संदेश एक मंत्री के द्वारा स्पीकर तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। फिर आता है विशेष अधिकार। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को और दोनों सदनों को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। यदि संसद के किसी सदस्य द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सदस्य या सदन के विशेष अधिकारों की उल्लंघना की जाए तो संबंधित सदन का सदस्य उस मामले को अपने सदन में उठा सकता है। जिस दिन किसी सदस्य ने ऐसे मामले को उठाना हो तो उस दिन संबंधी सदन की बैठक आरंभ होने से जिस दिन किसी सदस्य ने ऐसे मामले को उठाना हो तो उस दिन संबंधित सदस्य की बैठक आरंभ होने से पहले उसके सचिव जनरल को लिखित रूप में सूचना देना आवश्यक होता है। फिर आता है वाद विवाद की सीमा निश्चित करना और वाद विवाद बंद करना। लोकसभा के विधि नियम 16 पॉइंट है आपका कि लोकसभा के विधि नियम में यह व्यवस्था की गई है, यदि वैधानिक बिल या किसी प्रस्ताव संबंधी वाद विवाद काफी लंबा हो जाए तो स्पीकर उस विवाद का समय जो है वो निश्चित कर सकता है। निश्चित समय की समाप्ति पश्चात उस प्रस्ताव अथवा वैधानिक बिल पर मतदान अवश्य ही करवा लिया जाता है। मीन्स कि अगर वाद विवाद जो है वो लंबा चल रहा है तो वो सीधा जो है वो मतदान करवाएंगे। अब पढ़ लेते हैं 17 पॉइंट मतदान। संसद के दोनों सदनों में वाद विवाद वाले मामले संबंधी सदन का निर्णय जानने के लिए मतदान करवाया जाता है और बहुमत के निर्णय को सदन के निर्णय के रूप में माना जाता है। मीन्स के वोट डलवाए जाएंगे, उसको ही जो है वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों की विधि नियमानुसार मतदान संबंधी एक जैसी व्यवस्था की गई है। मीन्स की राज्यसभा में भी वैसे ही मतदान होता है, लोकसभा में भी। इन विधि नियमों के अनुसार जब किसी विषय संबंधी वाद विवाद समाप्त हो जाए तो सदन का वह अध्यक्ष उस विषय को सदस्यों के सामने मतदान के लिए पेश करेगा। साधारण तौर पर सदस्यों द्वारा जो है 1-2 तरीके हैं जिसके द्वारा मतदान करवाया जाता है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। जुबानी मतदान किया जाता है। सदन का अध्यक्ष सदन के सदस्यों का विषय संबंधी मत जानने के लिए प्रश्न उनके सामने पेश करता है। जो उस विषय के पक्ष में होते हैं वह ऊंची आवाज में हाँ जी कहते हैं और जो सदस्य उस विषय के विरुद्ध होते हैं वो ना जी कहते हैं। इसके पश्चात सदन का अध्यक्ष अपना निर्णय देता है कि हाँ जी वाले सदस्य जीते हैं और ना जी वाले सदस्य बहुमत में हैं। कि हाँ जी वाले सदस्य जीते हैं या और ना जी वाले सदस्य जीते हैं, इस बारे में जो है वो सदन का अध्यक्ष जो है वो बताता है। यदि सदन के अध्यक्ष का ऐसा निर्णय सदन द्वारा स्पीकर के कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है तो मतदान को क्रिया यही समाप्त होती है, समाप्त कर हो जाती है। यदि सदन के अध्यक्ष का ऐसा निर्णय सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मतदान की क्रिया यह समाप्त कर ली जाएगी। मीन्स कि वो मतदान करवाता है और वो जो है वो मंत्री जो हाँ जी या ना जी में जो है वो अपना उत्तर देते हैं। तो इसी वीडियो के साथ पार्ट 2 आपका
कंप्लीट होता है। 17 पॉइंट है, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो आपने उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक देना है। 17 पॉइंट है, लेंथी क्वेश्चन है, 10 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आप 17 पॉइंट को है अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको 10 के 10 मार्क्स जो है वो मिल ही जाएंगे। इसी के साथ यूनिट 2 आपकी कवर होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद अगर मैं इस बुक की वीडियो डालूंगी तो वो होगी आपकी यूनिट नंबर 4 को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, फिर यूनिट नंबर 3, क्योंकि अगर यूनिट 2, 3 और 4 आपकी कवर हो जाती है तो आप जो है वो इजीली पास हो जाएंगे इस पेपर में। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।